अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में कोरोना केसेस 33,000 के करीब पहुंच गए हैं, जबकि अमवात जो हैं वो 724 तक पहुंच चुकी हैं। टेस्टिंग हमारी बढ़ नहीं रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,957 टेस्ट किए गए हैं, जबकि दावे 50,000 और 30,000 के थे। कल भी 20,000 का दावा किया गया शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से। और नाजरीन, जब एक तरफ कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ रही है, मुल्क में हमने लॉकडाउन नरम कर दिया है। अब हो ये रहा है कि आज लॉकडाउन में नरमी का दूसरा रोज था। मुल्क के तकरीबन तमाम ही सूबों के अंदर, अब बेशतर बाजारों के अंदर आज भी अवाम ने और ताजरों ने SOPs का ख्याल नहीं रखा, SOPs को नज़रअंदाज किया, जिससे बहुत ज़्यादा खदशा है कि कोरोना वबा मजीद फैलेगी हमारे दरमियान। जिस पर आज असद उमर साहब ने, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल साहब ने और पंजाब के वज़ीर सनत मियाँ असलम इकबाल साहब ने तशवीश का इजहार किया कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं हो रही, SOP पे अमल दरामद नहीं हो रहा, और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो फिर दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ेगा। आज उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है फिर से। और दूसरी जानिब एक तरफ हालात ये हैं कि कोरोना वबा फैल रही है तेज़ी के साथ। आज जब हमें बैठ के हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को सोल्यूशंस पे बात करनी चाहिए, तजावीज़ देनी चाहिए, वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ़ है। पार्लियामेंट का इजलास, आज सेनेट का इजलास हुआ, कल कौमी असम्बली का था, आज भी कोई मस्बत तजावीज़ तो बहुत थोड़ी आई, ज़्यादा एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी रहा। और मजहब यानी सेंटर और सिंध की जो एक लड़ाई है, आज भी वो हमें बड़ी एविडेंट नजर आई, हावी नजर आई सेनेट की कार्रवाई के दौरान भी। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले सिंध पे अटैक किया, फिर सिंध की तरफ से भी जवाबी वार किया गया, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से और दीगर उनके कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से जो सिंध के हैं। और नाज़रीन, ऐसे में जब असद उमर साहब और दीगर सूबों के वज़राए आला कह रहे हैं कि इस वक्त जो पॉलिसी है स्मार्ट लॉकडाउन की, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो मुराद सईद साहब कल ये दावा कर रहे थे कि न्यूयॉर्क के गवर्नर भी पाकिस्तान के स्मार्ट लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने जा रहे हैं। तो अगर ये पॉलिसी है जिस पे हमारे अपने जो जिम्मेदारान हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो न्यूयॉर्क भी अगर इस पर अमल दरामद करता है तो फिर पहले वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हैं, फिर क्या होंगे ये आप इमेजिन कर सकते हैं। और अद्वियात के हवाले से नाजरीन, एक साल के अंदर दूसरा स्कैंडल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सामने आया है कि पाबंदी के बावजूद भारत से अद्वियात दरामद की जाती रही है, जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहकीकात के लिए शहजाद अकबर साहब को मावन खसूसी हैं, उन्हें तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी है जांच पड़ताल की, जिनकी एक एडवाइजरी पोस्ट है। अगर तहकीकात करनी थी, सीरियसनेस अगर होती तो शायद ये FIA को या NAB को, किसी और जिम्मेदार इदारे को यह इंक्वायरी सौंपी जाती। इसी पर हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही है मलिका बुखारी साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली है, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं, नाज बलोच साहबा रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और माइजा हमीद साहबा मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन का अपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, हमने लॉकडाउन में नरमी कर दी है, आज दूसरा रोज था, और मुल्क के बेशतर हिस्सों से जो हमने फुटेजेस देखी है, जो रिपोर्ट सामने आई है, बिल्कुल भी SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और जिस पर आज मुराद अली शाह साहब ने, असद उमर साहब ने और पंजाब के वज़ीर सनत मियाँ असलम इकबाल ने सख्त तशवीश का और बरहमी का भी इजहार किया। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनने जी। कल जैसे मैंने हालात देखे तो ऐसे लग रहा था कि लॉकडाउन में नरमी नहीं हुई है, जैसे कोई ऐलान किया गया कि कोरोना ही खत्म हो गया। एक दफा फिर दोहराता हूं कि अगर हमने बदएहतियाती की, कोई इसके अंदर उनके पास रास्ता ही ना रह जाए सिवाय इसके कि दोबारा से बंदिशें दोबारा बढ़ाई जाएं। कल से हमने लॉकडाउन का फेज़ 2 शुरू किया था। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है उन SOPs को सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। ऐसा ना हो कि हुकूमत को फिर कुछ सख्तियां करनी पड़े जो वो नहीं चाहती कि ऐसा हो। आपने बड़ी ज्यादती की, हद ज्यादती की। आपने चंद पैसों की खातिर सबकी जिंदगियां दांव पे लगा दिया। आपने कहा आज का ही दिन है, कल है ही नहीं, कल क़यामत है, आज ही है। मेरी तरफ से सॉरी है, ये कल बंद होती है, ये आज बंद हो जाए, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूँ। मैं कल मीटिंग में बैठ के कहूँगा बंद कर दें, फिर जो होगा देखा जाएगा। मलिका बुखारी साहबा, ये कैसी पॉलिसी है कि एक आप फैसला करते हैं ये सोचते समझते हुए भी, जब ये हुकूमत खुद प्रोजेक्शन दे रही है एक्सपर्ट्स की राय को देखते हुए कि मई के आखिर में पाकिस्तान में कोरोना वबा की पीक होगी, आप लॉकडाउन में नरमी कर देते हैं। फिर आज जो सूरत हाल है, जिस तरह से तशवीश का इजहार किया जा रहा है, हालात इतने अच्छे नहीं हैं, ये तो फिर वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और सिर्फ रिक्वेस्ट ही करती रहेगी गवर्नमेंट, या फिर दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा।
देखिए समर, थैंक यू समर। पहली बात तो ये कि जो लॉकडाउन में नरमी करने का, लॉकडाउन लिफ्ट करने का नहीं, जो लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला हुकूमत वक्त ने सारी सूबों के वज़राए आला के साथ मिलकर, जो NCC का हमारा फोरम है उसके अंदर जो फैसला किया, ये एक यूनिफॉर्म फैसला था और सब सूबों हमारे साथ एक पेज के ऊपर थे। ये फैसला हमने इसलिए किया था, इसकी कुछ वजूहत हैं। पहली वजह तो इसकी ये थी कि हमने अपना डेटा देखा, उस डेटा के अंदर हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो केसेस का राइज है, जब हमने ये लॉकडाउन ईज किया, वो बाकी ममालिक से कंपेयर्ड कम था। उसके अलावा जो अमवात की शरह है वो भी कम थी। बाकी ममालिक के अंदर 6.6% एवरेज है, हमारे अंदर 2.1% है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है, जो पाकिस्तान का मजदूर तबका है, जो पाकिस्तान का दिहाड़ीदार तबका है, उसके ऊपर जो लॉकडाउन के असरात थे वो बहुत मनफी तरीके से आ रहे थे। पाकिस्तान की आप जानते हैं 25% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है, और अगर हम लॉकडाउन को बढ़ाते, इसके अंदर तोसी करते, इसको और स्ट्रिक्ट करते, तो पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट 1.70 करोड़ लोग और बेरोजगार हो जाते और गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाते। लेकिन तो मलिका बुहारी साहब, ये लॉकडाउन नरमी से तो लग रहा है कि मजीद हालात मंफी तरफ जा रहे हैं। रोजगार प्रोवाइड करने के जी, ये लॉकडाउन में नरमी के बाद तो लग रहा है कि हालात मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। फिर वो के अंदर कोई भूख से ना मरा, कोरोना वबा ज्यादा फैल जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए समर, जब हमने लॉकडाउन में ईज करने का फैसला किया NCC के फोरम के अंदर, जो यूनिफॉर्म फैसला हुआ, वो फैसला जब हमने किया तो हमने आगाह किया कौम को, और सब सूबाई वज़राए आला ने भी यही आगाह किया कि हमने SOPs इशू किए हैं। अब वो SOPs फॉलो करना आवाम की भी जिम्मेदारी है और हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि देखें कि आवाम उन SOPs को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं फॉलो कर रहे तो हम अपने फैसले के ऊपर नजरसानी कर सकते हैं। आवाम का तो कोई भी हुकूमत वक्त अकेली अवाम की कोऑपरेशन के बगैर इस वबा से मुकाबला नहीं कर सकते। अवाम का तो आपने कोऑपरेशन बहरहाल देख लिया था मलिका बुहारी साहिबा, जो चाहे वो स्वीडन जो मसाजिद के अंदर आपने SOP जारी किए थे, बेशतर मसाजिद के अंदर सर्वे सामने आए, मुतअद्दिद सर्वे सामने आए कि 80% जगहों पे अमल दरामद नहीं हुआ तरावी में और इज्तिमात के दौरान। अवाम की तरफ से तो आपने देख लिया कोऑपरेशन किस लेवल पे है। आज जब आपने कल देखा बाजारों के अंदर, आज भी आपने देख लिया बाजारों के अंदर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हो रहा SOPs पे। ये तो आप जिन 25% लोगों की फिक्र के लिए आपने खोल दी, मैशत खोल दी, आपने लॉकडाउन में नरमी कर दी, ये तो फिर मामला बहुत ज्यादा हमारे हालात से, कंट्रोल से, सूरत हाल बहुत बाहर ना चली जाए। फिर देखिए समर, देखिए आप सिर्फ 25% लोगों की बात हम नहीं कर रहे, उसके अलावा 40% ऐसे भी लोग हैं जो $2 से कम कमाते हैं और 20% ऐसे भी लोग हैं जो गुर्बत की लकीर के आसपास रहते हैं। समर देखिए, कोई भी मुल्क, हम तो एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क, अमेरिका की डिफरेंट स्टेट्स अब लॉकडाउन की ईजिंग की तरफ जा रहे हैं, पूरा यूरोप लॉकडाउन की ईजिंग की तरफ जा रहा है। ये सारे तरक्की याफ्ता ममालिक लॉकडाउन की ईज की तरफ क्यों जा रहे हैं? लेकिन आज असद उमर साहब ने भी हाथ जोड़े हैं, मियां असलम इकबाल साहब ने भी हाथ जोड़े हैं, दोनों आपकी पार्टी से। आवाम की भूख की मजबूरी है और मईशत की भी मजबूरी। समझ देखिए, आप मुझे बात मुकम्मल करने का मौका दीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि हुकूमत वक्त का सूबों के साथ मुशावरत कर और यूनिफॉर्म तरीके से यह फैसला करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमने इसके असरात देखे हैं पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। एक तरफ हमारी कोरोना से लड़ाई है, ज़रूर है, उस वबा से लड़ाई है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की भूख और गुर्बत से भी लड़ाई है और हुकूमत वक्त ने इन दोनों चीज़ों को देखना है। हुकूमत वक्त सिर्फ एक चीज़ को नहीं देखते, उनकी निगाह डिफरेंट पहलुओं के ऊपर होनी चाहिए और इन सबको देखकर, एदाद शुमार को देखकर, आवाम की मजबूरियों को देखकर हमने फैसला किया। अपने फैसले के ऊपर नजर सानी भी कर सकते हैं। हमारी तो आवाम से यही अपील होगी आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कि जरूर SOPs को फॉलो कीजिए, अपने आप को महफूज रखिए, घर से बाहर इस तभी निकली जब आपको अशद जरूरत हो। चलिए, आपका पॉइंट आ गया और बाकियों की जान भी बचाइए। जो जिन दो लड़ाइयों का आपने जिक्र किया वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। कोरोना से भी लड़ाई करनी है, गुर्बत से भी लड़ाई करनी है, भूख से भी लड़ाई करनी है, लेकिन साथ एक और लड़ाई भी इस वक्त मुल्क में चल रही है, वो है सियासी लड़ाई। उस पर भी मैं प्रोग्राम में आगे चल के बात करूंगा। वो ज्यादा जोर शोर के साथ चल रही है। अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए था ऐसा। पार्लियामेंट के इजलास में, कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में ऐसे ही चलता रहा। लेकिन नाज बलोच साहिबा, अब असद उमर साहब भी कह रहे हैं जो कि NCOC के सरबराह हैं, और मियां असलम इकबाल जो कि पंजाब से हैं, वहाँ के वजीर हैं, वो भी आज हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि बड़ा गलत हो गया है ये जो नरमी कर दी, लोग तो बिल्कुल अमल दरामद नहीं कर रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि ये तो नहीं हो रहा, SOPs पर अमल दरामद, फिर से लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा।
बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने आज बड़ी तशवीश का इज़हार किया कि बिल्कुल लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो फिर क्या होना चाहिए? फौरी तौर पर नजरसानी होनी चाहिए या फिर इस पर भी हमें इंतजार करना चाहिए ईद तक का, कि ईद तक लोग शॉपिंग कर लें उसके बाद देखा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समर, बात यह है कि ये जो कोरोना के लॉकडाउन के ईज करने के बाद जो एक अनफॉर्चुनेट मनाजर आज हमने देखे हैं, जो हमने तस्वीरें, जो इमेजेस हमने देखी हैं, बाजारों में जो रश तांता बंधा हुआ है, मैं अवाम से गुजारिश करती हूँ कि जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आपके, वो तक जहाँ तक ये पैगाम पहुँच रहे, वो आगे औरों तक भी ये पैगाम पहुँचाएं कि खुदारा अपना, अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज का, अपने बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का अगर ख्याल रखना है तो घरों में अपने आप को महफूज रखें। बाहर अगर निकलना अशद जरूरी हो, बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन हो, तो खुदारा सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए 6-6 फीट के फासले के ऊपर खड़े रहें, एक दूसरे के करीब जो है खड़े होने से गुरेज करें, क्योंकि ये वबा मोहलिक वबा है, इसका कोई इलाज अवाम तो तावन नहीं कर रहे हैं। ना करे अगर हम इसी तरीके से आवाम को ताउन करने की बहुत जरूरत है। देखिए, दूसरी बात यह है कि जहां तक लॉकडाउन की बात हो रही थी, तो देखें इसमें कोई शक नहीं है कि चूंकि हमारे मुल्क में गुज़िश्ता जब पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं दूसरा बजट आने को है, इस हुकूमत ने, मैं एक बात अपनी कर लूं, हुकूमत की जो पॉलिसीज है मईशत के एतबार से वो बहुत ही खौफनाक रही है और अवाम के लिए बिल्कुल भी कोई गुड न्यूज इसमें नहीं थी, चाहे वो दवाओं की कीमत हो, बिजली के रेट्स हो, और फिर इंटरेस्ट रेट 13.25। ठीक है, चलिए ये डिस्कशन कहीं और की रियासत की बात करने वाली हुकूमत जो है उन्होंने मेरी बात मुकम्मल होने दे प्लीज। 13.25% इंटरेस्ट रेट करके उसे 9 पे अभी आप ले गए। आपने जो महंगाई का तूफान लेकर ऑलरेडी हुकूमत आई थी, उससे उसकी बदौलत आज हमारा जीडीपी जो है, नात बलोच साहिबा, मामला ये है ना, मामला ये है, मामला ये है ना, मेरी बात करने आप मेरी बात तो सुने ना। जब आपने लॉकडाउन में नरमी इस तरह से की है, सवाल कीजिएगा जी आप जी, मैं सिर्फ ये गुजारिश, मेरी बात मुकम्मल करने दे प्लीज, कि जीडीपी जब इस हुकूमत को मिली थी तो पाकिस्तान की जीडीपी 5.8% थी, आज जीडीपी 1.5% हो गई है, विच मींस कि पर जीडीपी पर पॉइंट डाउन होने पे 20 लाख लोग बेरोजगार होते हैं। इस वक्त 80 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में। तो यकीनी तौर पे अगर उसके ऊपर लॉकडाउन की वजह से फिर मजीद एडिशन होगा गुर्बत के अंदर, लेकिन अगर ये लॉकडाउन ईज किया जा रहा है तो अवाम को समझना होगा कि ये लॉकडाउन जो है, इसको ईज करने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि आप जो है इस बीमारी को लाइट लें और आसान लें, क्योंकि पैरामेडिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कराची से पाकिस्तान तक कह रही है कि प्रेशर जो है वो फ्रंट लाइनर्स पे होगा और हमारे पास सेहत के वो वसाइल नहीं है कि हम इसको कॉम्बैट कर सके। ठीक है, आप क्या कहेंगे माइजा हमीद साहब, आज दूसरा रोज़ है, लॉकडाउन में नरमी की गई है, अब खुद जो पॉलिसी मेकर्स हैं, असद उमर साहब हो गए, सिंध के वज़ीर आला, बलूचिस्तान के वज़ीर आला, सब कह रहे हैं कि लोग SOPs पर अमल दरामद ना ताजर कर रहे हैं ना आवाम कर रहे हैं। अब इसमें एक पहलू ये भी तो आ जाता है, इसमें सिर्फ आवाम को मरूद इल्ज़ाम ठहराना या ताजरों को भी मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं होगा। अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो आपने 4 दिन के लिए बाजार खोल दिए हैं और चंद लिमिटेड आवर्स के लिए, तो क्या कोरोना कोई तखसीस करता है कि कोरोना ने पीर से जुमेरात तक नहीं आना और पीर से जुमेरात तक आना है और बाकी दिनों में नहीं आना? ये क्या पॉलिसी है? पॉलिसी पे भी तो काफ़ी इसमें झोल है। आपने चंद घंटों के लिए खोला और चंद दिनों के लिए आपने खोल दिया, फिर ज़ाहिर है फिर रश तो लगेगा मार्केट्स के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि कल अपोजिशन की तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब बोले थे और बड़ा क्लियरली हमने ये मेंशन किया था कि ये अजीब पॉलिसी है कि जब आपके केसेस कम थे उस वक्त आपने लॉकडाउन शदीद कर दिया। अब आपके केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और अमवात ज़्यादा होती जा रही हैं, तो आपने लॉकडाउन पहले स्मार्ट पे लेके गए, उसके बाद बिल्कुल ईज कर दिया। तो हमें तो कोई समझ नहीं आ रही कि किस किस्म की ये स्ट्रैटेजी है या किस किस्म के SOPs फॉलो किए जा रहे हैं। हम तो ना तो ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाता है और ना किसी एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है। आपको पता है कि हेल्थ का कोई मिनिस्टर नहीं है, हेल्थ का मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैं, जो खुद पार्लियामेंट में भी आना पसंद नहीं करते और ना ही वो किसी को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं रिगार्डिंग के SOPs या कोई दवाइयों के जो इश्यूज आते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप
आप खुद देख रहे थे कि आज मार्केटों में, दुकानों में इतना रश था कि आप केसेस बढ़ेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि लोगों की और अमवात बढ़े और हर कोई अपना ख्याल खुद रखे, क्योंकि हुकूमत जो है वो क्यों चाहेंगे ये बात की स्ट्रेटजी नहीं पेश। देखिए, अगर वो ना चाहते होते तो ये लॉकडाउन बिल्कुल ईज ना कर दिया जाता। अब देखिए ना, दुकानें खुली हुई हैं, सैलून्स खुले हुए हैं, आपके पास 18 केसेस 24 आवर्स में आ गए हैं। तो आप मुझे बताएं कि इस तो तरह लोगों के भूख से मरने की फिक्र थी ना वज़ीर आज़म को, फिक्रमंदी में किया ना ये फैसला। देखिए, आप ग्राफ देखें ना। अब आप एक सवाल मेरा और भी है, आप मुझे ये बता दें कि चले पंजाब में ये बता दें कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, और छोड़े फेडरल के हेल्थ मिनिस्टर को, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो आंसरेबल तो है नहीं, उन्होंने तो सिर्फ ऐलान कर देना है, बाकी तो आवाम ने भुगतना है। आप मुझे बता दें कि पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कितना आगाह किया आवाम को कि किस तरह अपने आप को बचाएं, किस तरह जो है केसेस कम हो सकते हैं, किस तरह जो है कौन से SOPs फॉलो करें। बिल्कुल टीवी पे नहीं होता, टीवी पे होना नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, मैं टॉक शोज की बात नहीं कर रही। मैं ये बात कर रही हूँ कि उन्होंने किस तरह कोई इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरह का लॉकडाउन, कौन से इदारों को लॉकडाउन किया जा रहा है, कौन से नहीं इदारों को, सब बारीकियों में तो वो गए नहीं। अब ये कह रहे हैं कि जी हमने अब ये, मैं तो यही समझती हूँ कि ये तो सुसाइड है कि आपने लॉकडाउन खोल दिया है, कोई SOPs नहीं है और लोग, आवाम जो है वो दुकानों पे भी जा रही है, मार्केटों में भी जा रही है और वो रुक नहीं रहे। तो आपका तो एक हुकूमत होने के नाते, हुकूमत एक माँ का रोल प्ले करती है, तो आपका तो ये एक फर्ज बनता था कि आप SOPs भी फॉलो कराते, लॉकडाउन भी कराते और लोगों को रिलीफ भी देते। और ये SOPs जो है वो रिक्वेस्ट करने से फॉलो नहीं होंगी, गवर्नमेंट ने एनफोर्स करना होता है। मुराद ईद कहते हैं कि जी अमेरिका के मैं उसी तरफ आ रहा गवर्नर जो है मैं उसी तरफ आ रहा हूं, के फॉर्मूले को अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं जरा उसी तरफ आ रहा हूं, नाज़ बलोच साहब जो है पार्लियामेंट मैं जरा, अब आपने जिक्र कर ही दिया, मैं जरा करना, ये नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है, मैं जरा ये मामला रखता हूँ मलिका बुखारी साहबा के सामने कि मुराद सईद साहब का बयान में चाहता हूँ पहले जरा सुना दिया जाए, फिर मैं इसी तरफ लेके आ रहा हूँ, आपको भी जरा सुनाएं। न्यूयॉर्क शहर का गवर्नर कहता है कि पाकिस्तान में जो कॉन्टेक्ट ट्रैकिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट आप लेके आए थे, न्यूयॉर्क उसको फॉलो करने जा रहे हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। ये मलिका बुखारी साहबा, ये कौन सा मॉडल है जिसकी असद उमर साहब भी आज कह रहे हैं कि हमें दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, मियां असलम इकबाल भी कह रहे हैं कि रिवाइज करना पड़ेगा, वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं रिवाइज करना पड़ेगा, वॉन करें दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा, बलूचिस्तान के वज़ीर आला कह रहे हैं दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। ये मॉडल अगर न्यूयॉर्क का गवर्नर भी फॉलो कर देता है फिर तो वहां पे पहले तबाही या मजीद तबाही होगी। ये कौन सा मॉडल जिसकी बात करें मुराद सईद साहब, ये क्या गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं? देखिए समय, पहले तो मैं माइज़ा की मनफी सियासत और गुफ्तगू की मजम्मत करना चाहूँगी। जो इनका बयानिया है यही इनकी पार्टी का बयानिया है पार्लियामान के अंदर। ख्वाजा आसिफ साहब जो बहुत ही सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, कल उन्होंने पाकिस्तान की सारी आवाम के सामने पाकिस्तान के ऐवान के अंदर कहा कि मैं तो सियासी आदमी हूँ, सियासी वर्कर हूँ, मैं तो सियासत करूँगा। तो ये तो इनकी पार्टी का बयानिया है कि पाकिस्तान की आवाम, 22 करोड़ आवाम को जो बीमारी लाहक हो सकती है उसके ऊपर ये सियासत करते हैं और यही इनका सियासी वतीरा है। और मैं इसकी आपके टॉक शो के ऊपर मजम्मत करना चाहूँगी। और मैं माइज़ा की स्टेटमेंट की जिसके अंदर इन्होंने वज़ीर आज़म के बारे में कहा कि वो चाहते हैं लॉकडाउन खोल कर कि पाकिस्तान की आवाम का नुकसान हो, मैं उसकी भी मजम्मत करना चाहूँगी। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं लॉकडाउन की, देखिए पाकिस्तान के लॉकडाउन की दुनिया के अंदर डिफरेंट ममालिक, न्यूयॉर्क हो, यूरोपियन ममालिक हो, वो सब ममालिक समर लॉकडाउन के अंदर नरमी पैदा कर रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर नरमी इस तरह पैदा कर रहे हैं कि वो एक स्मार्ट लॉकडाउन जैसा जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर रहे हैं, जिसके अंदर आप ट्रेस करते हैं लोगों को, उनको क्वारंटीन करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। अमेरिका के अंदर डिफरेंट ममालिक खुल रहे हैं, स्वीडन के अंदर भी पूरा मुल्क खुला हुआ है। वो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, यूरोपियन ममालिक उन लोगों ने अपनी टेस्टिंग बढ़ा दी है, वो टेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, साथ-साथ कर देते हैं, वो टेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, साथ-साथ हमारे मुल्क के अंदर आप देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 10,957 टेस्ट किए गए हैं। दावे थे 50,000 के, कल शाह महमूद कुरैशी साहब 20,000 का दावा कर रहे थे। मैक्सिमम हमारी टेस्टिंग अगर पर डे गई है तो 12,000 से ऊपर नहीं गई। और मुराद सईद साहब कह रहे हैं कि हमारे मॉडल को न्यूयॉर्क का गवर्नर फॉलो करने जा रहा है। हैरानकुन बात है ये। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेस्टिंग की शरह है, जो कैपेसिटी है, वो इस खित्ते के अंदर, साउथ एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा है।
तो सबसे बेहतरीन बात तो ये है। और जब ये लॉकडाउन की शुरू हुआ था, वबा पाकिस्तान के अंदर फैली थी, तो हमारे पास 100 टेस्ट की कैपेसिटी थी। अब हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 20,000 की हो चुकी है और हम उसको बढ़ाना चाहते हैं और उसकी तरफ मैक्सिमम 12,000 पे गए, मैक्सिमम 12,000 पे गए और हम करेंगे भी जरूर। 5,000 भी नहीं हुए। 5,000 इसके अलावा लेकिन हम उस टेस्टिंग कैपेसिटी को 12 बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जहां तक स्मार्ट लॉकडाउन की बात है, यही वो तरीका है जिससे आप पाकिस्तान की आवाम को कोरोना की वबा से बचा सकते हैं और साथ साथ उनको भूख से भी बचा सकते हैं। देखिए, इन दोनों पार्टियों का यही रवैया है। मलिका बुहारी साहब, स्मार्ट लॉकडाउन के लिए जरूरी है कि आप टेस्टिंग करें। दौरे हुकूमत में इनके लीडरान जी आपको टेस्टिंग बढ़ानी होती है। देखिए, वो तो हम कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन का आइडिया कॉन्सेप्ट कामयाब हो सकता है। हमारी ज्यादा है, 20,100 से हम कैपेसिटी ले गए हैं। उसके अलावा जहां तक बात है कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं, देखिए, हमने पाकिस्तान की अशराफिया और पॉलिटिकल एलीट के बारे में नहीं सोचना समर, हमारा ये रवैया नहीं है। हमने पाकिस्तान की तरफ कमजोर तबके के बारे में सोचना है। दौरे हुकूमत में ये तो खुद अमीर हुए, लीडर अमीर हुए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम गरीब हुए। आपका पॉइंट आ गया मलिका बुहारी साहब। इसमें ये तो गरीब नाज बलोच साहिबा इन्होंने 80 लाख लोगों को बेरोजगार क्यों कर दिया? ये तो लोगों को अमीर बनाने आए थे। ये अशराफिया जिसकी बात कर रहे हैं, क्या ये वही अशराफिया है जो कहता है कि कोरोना काटता है? क्या ये वही अशराफिया है जिसने पंजाब में लॉकडाउन किया? क्या ये वही अशराफिया है जिसने KPK में लॉकडाउन किया? क्या ये वही अशराफिया की बात करें जिन्होंने इस्लामाबाद लॉकडाउन किया था? क्या ये वही अशराफिया है जिसने बलूचिस्तान में लॉकडाउन किया था? यानी सिंध का लॉकडाउन हो तो अशराफिया बन जाता है, आप लॉकडाउन करें तो वो अशराफिया नहीं है, आप कहें कर्फ्यू तो अशराफिया नहीं है, आप कहें लॉकडाउन तो अशराफिया नहीं है, आप कहें स्मार्ट लॉकडाउन तब अशराफिया नहीं है। दुनिया भर में तेल की कीमत नीचे गई है और फ्लोर ऑफ द हाउस में अहमद अजहर साहब कह रहे हैं हमने तेल की कीमत कम कर दी। जनाब 50 रुपए करे तेल की कीमत को, क्योंकि अब भी लेवी की मद में आप आवाम से जो पैसा ले रहे हैं प्लस द टैक्स आप आवाम से ले रहे हैं, अब नाइंसाफी कर रहे हैं। दुनिया भर में तेल की कीमत नीचे गई है, पानी से ज्यादा सस्ता तेल हो गया, लेकिन आप फिर भी तेल की कीमत में आवाम को उसके मद में जो टैक्स वसूल कर रहे हैं, ये किसी हुकूमत ने नहीं किया। बहरहाल जब बयानात की बात होती है, नाज बलोच साहिबा जिम्मेदारी लें। देखिए, अपनी कोताही, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखें। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया, छोड़ दें। आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं जरा जा रहा हूं उस तरफ। क्या किया आज आप हुकूमत में? बिलावल भुट्टो आपको कह रहे हैं कि हम आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि आप खड़े होकर कहते हैं सिंध कार्ड, सिंध कार्ड, सिंध कार्ड। चले उस तरफ में उस पे बात होगी, नाज बलोच साहब, उस पे खुल के बात होगी प्रोग्राम में आगे चल के। लेकिन मुराद सईद साहब, जिन्होंने ये दावा किया कि न्यूयॉर्क का गवर्नर इनके स्मार्ट लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने जा रहा है, वो पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। उन्होंने $200 अरब के पाकिस्तान आने की बात भी की, पाकिस्तानियों का बाहर पड़े पैसे को वापस लाने के दावे भी किए, जो कि बिल्कुल हकायक के मुनाफी नजर आए। आज तक कोई एक पाई भी कहीं से नहीं आई। वो पहले क्या दावे करते रहे, जरा वो भी सुन लें जी। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का $200 अरब जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पाकिस्तान का 60,000 अरब रुपया जो बाहर पड़ा है उसे लेके आएंगे। रोक सकते हो तो रोको। तो नाज़रीन, ये गैर जिम्मेदाराना बयानात कोई नई बात नहीं है, इस तरह के पहले भी आते रहे हैं। और आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जो ताउन की बात की जा रही है, वो कह रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों को आगे लेके आएँ तो हम आपके साथ ताउन कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है। अब एक तरफ जब हम बात करें, केसेस बढ़ रहे हैं मुल्क के अंदर, जिस तरह बात हो रही थी पहले कि लड़ाई दो जहती लड़ाई है, एक तरफ आपने कोरोना से लड़ना है, दूसरी तरफ आपने महंगाई, दूसरी तरफ अपने गुर्बत से लड़ना है, लेकिन एक सियासी लड़ाई मुल्क के अंदर जारी है। सियासी लड़ाई पे बात होगी, छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू नाज़रीन। एक तरफ कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, आज मुल्क की सियासी क़यादत को आपस में मिल बैठ के ये फैसला साजी करनी चाहिए कि आगे हमने कैसे बढ़ना है, क्या पॉलिसीज आपने इख्तियार करनी है। अपोजिशन को बस तजावीज़ देनी चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। आज पूरा दिन क्या सिलसिला चलता रहा, दोनों तरफ से बयानबाजी का सिलसिला, बिलखुसूस वफाक और सिंध की क़यादत के दरमियान बयानबाजी का जो सिलसिला जारी रहा, उसके मैं आपको छोटी सी एक झलक दिखाता हूँ, जरा देखें जी।
पीपल्स पार्टी से शुबायत की बू आ रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब जनूबी पंजाब की पासमानदगी की बात करते हैं, तो क्या जनूबी पंजाब कार्ड खेल रहे हैं? सिंध का दारुल खिलाफा हमारा है। तासुब की बू वफाकी हुकूमत से आती है। आप सिंध के ठेकेदार मत बने। ये वजीर अपना लफ्ज वापस लो, इस्तीफा दो। सिंध हमारा है, तैयारी कर लो। पाकिस्तान का वजीर आजम पंजाब का दौरा करता है, केपी का दौरा करता है, बलूचिस्तान का दौरा करता है, लेकिन नहीं, सूबा सिंध वो नहीं आता। मलिका बुहारी साहब, ये जो हो रहा है, कल से कौमी असम्बली का कल इजलास हुआ, सेनेट का हुआ, ये जो बयानबाजी का सिलसिला जारी है दोनों तरफ से, सिंध बाद में भी फतह हो सकता है, आज ये वक्त है सिंध को फतह करने का? कोई देखिए, पहले तो समर में आपने जो मुराद सईद साहब के बारे में आपने जो अल्फाज इस्तेमाल की, जो स्टेटमेंट दी और कहा कि उनकी जो बयानात हैं वो गैर जिम्मेदाराना है, पहले तो मैं उससे एग्री नहीं करती, आपकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती। मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो बयान उन्होंने दिया, आपने उनकी 22 मिनट की स्पीच में से आपने सिर्फ 10 मिनट का क्लिप दिखाया, और इसका बैकग्राउंड आप जानते हैं। इसाक डार साहब ने भी अपने दौरे हुकूमत के अंदर कहा था कि $200 जो है वो बाहर पड़े हुए हैं, पाकिस्तान को एक इशू लाहक है, एक सीरियस इशू जो है पाकिस्तान फेस कर रहा है, और कितनी दहाइयों से फेस कर रहा है कि पाकिस्तान की आवाम के पैसे का ज़िया हुआ है, पाकिस्तान की आवाम के पैसे को करप्शन के थ्रू बाहर मनी लॉन्डर करके भेजा गया, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भेजा है, और ये पाकिस्तान क्यों नहीं लाया वापस? आपने वो तो कहते हैं वापस लाएंगे आवाम से कि हम उनके पैसे को वापस लेकर आएंगे। 2 सालों में कितने पैसे वापस आए? हमने उसके लिए कानून साजी भी की है, और हमने एक अकाउंटेबिलिटी का पूरा यूनिट बनाया है, और आप देखते जा रहे हैं कि तवातर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एहतसाब का अमल जारी रख रहे हैं। 2 साल में कितने पैसे मलिका बुहारी साहब को वापस लाने के लिए कोशा है, और हालिया यूके से 190 मिलियन पाकिस्तान वापस भी आए सेटलमेंट में। तो इस बात को सही तनाजुर में देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हुआ सारा मामला, जिम्मेदारी से कही गई थी। जहां तक आप बात कर रहे हैं मलिक रियाज साहब की सेटलमेंट थी, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए, इंसाफ के मौक़िफ़ की। देखिए जी बिल्कुल, उसका आप जानते हैं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों ने जो पैसा ज़िया किया वो वापस आया। जहाँ तक आप बात करें शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट की, कि उन्होंने ऐवान में जो आज स्टेटमेंट दी और कल स्टेटमेंट दी, देखिए समझ उन्होंने क्या बात की। शाह महमूद कुरैशी साहब जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर हैं, उन्होंने पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक अपने पार्लिमानी इस्तेकाक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को पेश किया, और बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम इश्यूज के ऊपर नजरसानी करने। जी, कोरोना वबा पर यह बहस थी, ये सिंध को फतह करने की बहस में चल पड़े आप तो? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं, एब्सोल्युटली। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये जो एक पार्टी थी, जो वफाक की पार्टी थी, जो वफाक की इलामत थी, अब वो पार्टी सुकड़ के एक रीजन के अंदर कैसे चली गई, उस पार्टी से तासुब की बदबू क्यों आ रही है उनके सारे बयानिए से। उन्होंने ये कहा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने अपने नाना के रोटी कपड़ा मकान के फलसफे को तार किया है, ये कौन लोग हैं? उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछा, जिनको पिछले 8 साल में 5.5 खरब दिए गए सेहत की मद में अंडर द NFC अवार्ड, और पाकिस्तान के अंदर सिंध के सूबे के अंदर 800 बच्चों की अमवात होती है ग़िज़ाई किल्लत की वजह से। पाकिस्तान के अंदर सिंध के अंदर कोरोना वबा के अंदर इजाफी फंड आपसे पंजाब भी मांग रहा है, केपी भी मांग रहा है, और वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सिंध के अंदर ही 10 अरब का जो गंदम है वो चोरी होता है। सिंध के अंदर ये सारे सेहत का जो निजाम है वो टूटा हुआ है। तो ये अहम इश्यूज उन्होंने उठाए और बताया कि पीपल्स पार्टी हमेशा इस इशू के ऊपर तासुब फैला रही है, कार्ड खेल रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी से इसका जवाब लेंगे हम, लेकिन पहले मैं माइजा अबी साहब की तरफ जाऊंगा। एहसास कैश प्रोग्राम के अंडर सिंध को दिए, सिंध की आवाम को दिए। जी ठीक है, सिंध के अवाम भी आपके अपने अवाम हैं। उसके अलावा उनको इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, हमारे सारे पंजाब केपी के नहीं है, जितने भी हमारे सारे पैकेजेस हैं वो सिंध की आवाम के लिए उसी तरह हैं जिस तरह पाकिस्तान की दूसरी होना भी ऐसे चाहिए, होना भी ऐसे चाहिए, का हिस्सा है, होना भी ऐसे चाहिए। इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, सिर्फ 2 सूबों के नहीं है। माइजा अमीद साहब, ये जो सियासत चल पड़ी है, हमने लड़ाई तो कोरोना से और गुर्बत के साथ करनी थी, भूख के साथ करनी थी, ये जो हमने सियासी लड़ाई बीच में शुरू कर दी है। कल भी कौमी असम्बली के इजलास में यही एक दूसरे पे इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी रहा, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती रही। आज सेनेट के इजलास में भी यही सिलसिला जारी रहा। हाँ, मुसद्दिक मलिक साहब ने कुछ मुस्बत तजावीज़ दी जो कि बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन ओवरऑल आप दोनों की कार्रवाई देखें,
उसमें तो आवाम को ना किसी किस्म की कोई होप मिली है, ना किसी किस्म का आपने कोई उन्हें मैसेज दिया है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं मिली आवाम को। देखें, पहली तो मैं ये कहूँगी कि आप आवाम की नहीं, हुकूमत की सीरियसनेस देखें कि इन्होंने इजलास कॉल ही नहीं किया। PMLN ने रिक्विजिशन जमा कराया, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम लोग इसको ओन करते हैं और हम जो है इसको इनिशिएट करते हैं। सही। तो ये तो हाउस चलाने के उसमें हक में ही नहीं थे, ये तो डिबेट के हक में ही नहीं थे, ये तो तनकीद के हक में ही नहीं थे। अब जब उनको चलाना पड़ गया उसमें जो है आप ये कहते हैं कि खतरात की वजह से नहीं चलाना चाह रहे थे। सियासत किस तरह नहीं करते इमरान खान साहब? आप मुझे ये बताएं, एक मिनट मलिका बुखारी साहिबा, मुझे ये बताएं कि आपने जब मीटिंग की, कॉल की, क्यों आपके वजीर सेहत प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो जब अपोजिशन की बोलने की बारी आई तो इमरान खान साहब उठ खड़े हुए और चले गए? सियासत कौन कर रहा है? इमरान खान साहब कर रहे हैं ना। फिर जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम लोग डोनेट करते हैं, राशन भी डोनेट करते हैं, हम किट्स भी डोनेट करते हैं, हम दीगर चीज़ें भी डोनेट करते हैं जो भी हुकूमत को चाहिए। अपोजिशन की तरफ से ये ऑफ़र गई, पंजाब में गई, डिफरेंट जगहों पे हर किसी को कहा गया कि ऑफ़र करें। उस वक़्त ये क्यों कहा गया, जो हस्पताल हैं, सरकारी हस्पतालों में प्रिंसिपल्स को और उनके डॉक्टर्स को क्यों कहा गया कि इनसे एक्सेप्ट ना करें ये जो किट्स हैं और ये जो डोनेशंस दे रहे हैं? ये सियासत नहीं है, ये तो अभी तो हम एक जंग की हालत में हैं। आप जंग की हालत में मुराद सईद साहब को खड़ा कर देते हैं ताकि आप जो है वो आप गालम गलोच की सियासत करें और सब ख्वाजा आसिफ साहब ने कल कौन सी कंस्ट्रक्टिव तजवीज़ दी है? सीरियसनेस का हाल ये था, सुन लेना जी, सीरियसनेस का हाल ये था कि आप मुझे बताएं, एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमें जनवरी 3 का पता है कि जी कोरोना आ गया और हमसे इंतजामात नहीं हुए, और दूसरी तरफ मुराद सईद साहब कह रहे हैं कि जी गवर्नर जो है, अमेरिका का गवर्नर हमें फॉलो कर रहा है, जिनके जो SOPs पहले, जिनका हेल्थ केयर सिस्टम आप मुझे बताएं कितना आगे है। आप इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आप जमहूरियत में बिलीव भी करते हैं कि आसिफ साहब भी तो कल कह रहे थे उन्हें स्मार्ट लॉकडाउन का नहीं पता क्या होता है, ये भी तो गैर जिम्मेदाराना बयान था ना। आपने अपने चैनल्स को बंद करा दिया, आपने PTV को एयर नहीं करने दी उनकी PTV पार्लियामेंट पे सारी कार्रवाई बराह रास्त आ रही थी, PTV पार्लियामेंट पे सारी कार्रवाई बराह रास्त आ रही थी जी। मैं PTV न्यूज की बात कर रही हूँ, वी हैव, हमारे पास पूरे मिनट्स हैं, कितनी शाह महमूद कुरैशी साहब की शो की गई, कितनी स्पीच जो है ख्वाजा आसिफ साहब की शो की गई। तीसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपने अभी आप ये नैब की बात कर रहे हैं, जब भी आपसे कारकर्दगी की बात की जाए, जब भी आपसे कोरोना की कारकर्दगी की बात की जाए, जब भी आपसे आटा चोर और चीनी चोर की बात की जाए, जब आपसे अद्वियात की चोरी की बात की जाए, तो आप क्या कहते हैं कि जी हम तो इतना पैसा लूटा गया, इतना पैसा बाहर गया, तो आप निकाले ना नैब में। आप तो नैब में यकतरफा कार्रवाई कर रहे हैं ना, तो आपको क्या मिला नैब से? आप तो इंतकामाना कार्रवाई कर रहे हैं ना, आपको क्या मिला नैब से? आप इस बात को छोड़ दें। अभी हमने इजलास कॉल किया, इसलिए कॉल किया कि आप कोरोना वायरस पे डिबेट करें। जब आप डिबेट नहीं कर सकते, जब आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है, आपका अगला लायामल किया, तो फिर यही मुराद सईद साहब आप भी तो तजवीज़ लेकर नहीं आए ना कौमी असेंबली के अंदर, आप भी तो तजवीज़ लेकर नहीं आए ना माइजा मीर साहिबा। आपने डिबेट इनिशिएट की थी, आपको कोई तजवीज़ पेश करनी थी ना। ये मुल्क अपोजिशन का भी उतना ही है जितना कि गवर्नमेंट का है। आप सिर्फ इल्जामात की सियासत करते हैं, आपने कोई मुतबादिल पॉलिसीज भी तो पेश नहीं की ना, तजावीज़ आपकी तरफ से नहीं आई। आज सेनेट के इजलास में मुसद्दिक मलिक साहब ने कोई तजावीज़ दी जो कि अच्छी तजावीज़ थी, बाकी कल नेशनल असेंबली के सेशन में कोई तजावीज़ नहीं, सिर्फ क्रिटिसिज्म था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। कोई टाइम हमें नहीं दिया गया। आसिफ साहब ने बात की, बड़ी खुल के बात की, उन्होंने ये तो चाह नहीं रहे थे कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑपोजिशन बोले। वहां पे तजावीज़ देनी चाहिए थी, रादर देन के इल्जाम तराशी की जाती, वहां पे पॉइंट स्कोरिंग की जाती। बहरहाल नाज बलोच साहिबा, अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज हदफ पे ले लिया, निशाने पे ले लिया शाह महमूद कुरैशी साहब को। उन्होंने क्या बात की मैं चाहता हूँ पहले जरा सुना दिया जाए। उन्होंने जो उनसे सवाल किया उसका जवाब मैं आपको दूंगा, पहले सुना दें जरा क्या कहा आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने।
हम जानते हैं कि आपने अपना सियासी लोहा कैसे बनाया। अब हमें मजबूर ना करे कि हम वो सारी बातें कौम के सामने लेकर आए कि इस जमात का सियासी लोहा पंजाब में कैसे बना। मुझे तो पता है कि किसने इस वजीर साहब को, जब वो हमारा वजीर साहब था, किसने अप्रोच किया, किसने वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया, और अब भी वही वजीर अपनी जमात में वही खेल खेल रहा है। अभी भी अपना सियासी लोहा इमरान खान का नहीं, पीटीआई का नहीं, वजीर साहब खुद अपना सियासी लोहा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज बलोच साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मालूम नहीं है कि रेमंड डेविस वाले मामले पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने वजारत खारजा भी छोड़ी थी आपके दौरे हुकूमत में, और पीपल्स पार्टी को भी खैर बात कहा था। किसके कहने पे कहा उस वक्त, बताएं जरा, वो तो मामला ही और था। देखिए, बात यह है कि कल जब पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत ही सेंसिबल, एक बहुत ही मैच्योर और एक रिस्पॉन्सिबल स्पीच बिलावल भुट्टो ने की, तो वो स्पीच जो है वो शायद हुकूमत को बर्दाश्त ना हुई। और उसके बाद से आपने देखा कि एक जो सिलसिला कई दिनों से चलता आ रहा है, और इंतहाई अफसोस की बात है कि पीटीआई ने कभी भी सिंध को ओन नहीं किया। ये कहते हैं कि ये सिंध का दारुल खिलाफा हमारा है, तो सिर्फ कराची आप अपना ओन करके कीजिए, वहां से 12 एमएनए हमारे हैं तो कराची हमारा है। कराची सिंध का दिल है। अगर आप पूरे सिंध को आइसोलेट करके सिर्फ कहें कि कराची हमारा है, तो ये नहीं हो सकता। आपको सिंध को ओन करना पड़ेगा, आपको सिंध को उसको शेयर देना पड़ेगा। जब सिंध के हुकूक की बात आती है, जब 18वीं तरमीम के तहत एनएफसी अवार्ड की और सिंध की राइट्स की पहले दिए गए पैसों का आपसे हिसाब मांग रहे हैं, उस पे आपको 8 साल में दिए गए 5 खरब का आपसे हिसाब मांग रहे हैं वफाक। पहले मुझे समर ये बताइए, पंजाब में 5 आईजीज बदली होते हैं, पंजाब में 5 चीफ सेक्रेटरीज बदली होते हैं। एक ट्रस्ट डेफिसिट है नाज बलोच साहिबा विफाक और सिंध के दरमियान। विफाक कह रहा हमने 5 खरब दिए पिछले 8 साल के दौरान, कहां गए वो? मेरी गुजारिश सुन ले, इनके सेहत के वजीर को दवाओं की कीमतों में इजाफे पे करप्शन के ऊपर हटा दिया जाता है। उस पे हम सेगमेंट करेंगे अगला। क्या तहकीकात हुई? और इसके बाद गंदम को जो गंदम की एक्सपोर्ट ईसीसी की मर्जी के खिलाफ, तो गंदम का फिर आप भी जवाब दे, सिंध के अंदर जो चूहे खा गए, चोरी हो गई गंदम, आप भी जवाब दे। फिर इन चीजों आपने 4.5 मेट्रिक टन का इस साल आपका टारगेट था, वो आपने पूरा किए प्रोक्योरमेंट का। अगर आप सिंध को डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड के साथ देखेंगे, अगर सिंध को आप तासुब की निगाह से देखेंगे, तो आप वफाक की खिदमत नहीं, वफाक का आप नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा यूनिटी की बात की है। हम आज भी कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं। मलिका बुहारी साहब ठीक है, कल भी कहा कि हमें पंजाब के लोगों के हकूक की भी फिक्र है, हमें केपीके के लोगों की भी हकूक की फिक्र है। जहाँ केपीके में डॉक्टर्स जो है उनके पास पीपीई नहीं है, लाइनर्स के पास पंजाब में पीपीई नहीं है। 24 डॉक्टर्स नेशनल हॉस्पिटल में कोरोना। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया नाज बलोच साहिबा। मैं जरा मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन मलिका बुहारी साहिबा खिदमत कर रहे हैं और ठीक है के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, चले इतनी अच्छी है कि चले मुझे एक ब्रेक पे जाना, लेकिन उससे पहले मलिका बुहारी साहब एक शॉर्ट कमेंट, आपका ब्रीफ कमेंट के ये तहरीक इंसाफ के अंदर वजारत उज़्मा की जंग चल रही है कोई, जिसकी तरफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने इशारा किया कि वो इमरान खान के लिए नहीं बल्कि अपनी सियासत के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब सारा कुछ कर रहे हैं। ये तो है ऐसा मामला कोई? देखिए समर, ये अफसोसनाक है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की आमिराना रवैये की और उनकी आमिराना सोच की अक्कासी करता है। आपने वो वीडियो देखी होगी जो मंजर आम के ऊपर आई, जहां वो पाकिस्तान के सहाफ़ियों से सवाल कर रहे थे कि उनकी ये जुर्रत हो सकती है कि वो उनसे किसी इशू के ऊपर सवाल करें, ये उनकी जुर्रत हो सकती है कि वो किसी को जवाब दें। देखिए बात ये है, सुन ले नाज बलोच साहब, सुन ले जरा, देखिए तवील बात की सुन ले, एक आमिराना रवैया है, जमहूरियत की बात करते हैं, सवाल उठाने के ऊपर जैसे मीडिया हाउस को निशाना चले वो उनके रवैये पे भी सवाल किया जा सकता है। इनकी पार्टी के बयानिए के ऊपर नजरसानी करने का कहा, कोई ऐसी अपना मौक़िफ़ पेश किया है के ऊपर भी पार्टी के अंदर कोई ऐसा मामला है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी वज़ारत उज़्मा के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन हैं, उनके नायब कप्तान हैं।
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर एक मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर हैं, वजीर आजम का कॉन्फिडेंस उनके पास है और पार्टी के बयानिए को और उसकी आइडियोलॉजी को गार्ड कर रहे हैं। हमें बिलावल भुट्टो जरदारी से शाह महमूद कुरैशी की के ऊपर ना कोई वजाहत चाहिए, ना उनकी लॉयल्टी के ऊपर कोई चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। हमारी पार्टी के वाइस चेयरमैन और नायब कप्तान किस तरह पार्टी का दिफा कर रहे हैं। ओके नाज़रीन, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, जो हमने बात की कि जब आप कोरोना से लड़ रहे हैं, आप गुर्बत से लड़ रहे हैं, भूख अफलास से लड़ रहे हैं, उसी वक्त जब आप सियासी लड़ाई भी लड़ेंगे तो वो लोग जो इस वक्त कोरोना वबा में मुब्तला हैं, पिछले हफ्ते हमने एक प्रोग्राम किया कोरोना सर्वाइवर्स के साथ, वो लोग जो कोरोना वबा में मुब्तला होने के बाद सेहतयाब हुए, उनसे जब हमने पूछा कि ये जो सियासी बयानबाजी जब आप मीडिया पे देखते हैं तो उस वक्त मोराल आपका कितना डाउन होता है, क्या पे असर पड़ता है, उन्होंने क्या जवाब दिया था, जरा सुन लीजिए। ये सियासत करने का टाइम नहीं है। इसमें अगर हम सियासत करने बैठेंगे तो बहुत ही लोगों को नुकसान पहुंचेगा और कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो कोई भी प्लान जो बनेगा उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। हम इधर मरीज थे, हम पूरा दिन घर में बैठे रहे, एक कमरा था, हम सिर्फ टीवी ही देख सके रहे और यकीन जानिए हमने यही देखा है कि एक हुकूमत दूसरी को कह रही है, दूसरी अपोजिशन को कह रही है और बस एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। ये देख के यकीन जानिए जो हम लोग बीमार थे ना, हमारा दिल बड़ा जला है। तो ये पैगाम था कोरोना वबा में मुब्तला मरीजों की तरफ से हुकूमतों के लिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, हुकूमतों के लिए कि खुदारा आपस में ना लड़े, अवाम को हौसला दें, उम्मीद दें। आपकी इस लड़ाई से अवाम डिमोरलाइज होते हैं। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे अद्वियात स्कैंडल के हवाले से। एक दूसरा स्कैंडल यानी कि अद्वियात से मुतल्लिक एक साल के अंदर दूसरे स्कैंडल ने सर उठाया है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक दोस्तों नाजरीन। अब बात हो जाए एक ही साल में दूसरा अद्वियात से जुड़ा स्कैंडल इस हुकूमत के दौर में सामने आया है और अब ये स्कैंडल सामने आया है कि भारत से जब एक पाबंदी थी 5 अगस्त के भारत के फैसले के बाद कि भारत के साथ हम आप किसी किस्म की तजारत जो है वो मुअत्तल कर रहे हैं, लेकिन फिर इनिशियली जो कैंसर की अद्वियात हैं वो मंगाने के वाले से एक पॉलिसी सामने आई कि वो फ़िलहाल मंगा ली जाए वहाँ से, लेकिन उसकी आड़ में 450 से ज़ायद अद्वियात और वाइटामिन वगैरह भारत से इंपोर्ट होते रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने 5 मई को इसकी एक रिपोर्ट उन्होंने मंगवाई बतौर वज़ीर नेशनल हेल्थ सर्विसेज और अब शहजाद अकबर साहब को उन्होंने इसकी तहकीकात सौंपी हैं कि आप इस मामले की तहकीकात करें। लेकिन शहजाद अकबर साहब खुद इसी काबीना के अंदर बैठे एक मावन खुसूसी हैं और जिस वजारत की उन्होंने तहकीकात करनी है उस वजारत को खुद इमरान खान साहब हेड कर रहे हैं। तो देख लें फिर कैसे वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन एक साल पहले भी जब अद्वियात की कीमतों में बढ़ने का एक स्कैंडल आया था, उस वक्त जब हमने सवाल किया था जफर मिर्जा साहब से जिन्होंने चार्ज संभाला था मावन खुसूसी बराए सेहत का कि तहकीकात होंगी या नहीं, उन्होंने क्या जवाब दिया था, जरा ये सुन लें। आमिर कियानी साहब वाला मामला जो हमने इंट्रो में भी अपने कहा था, उन्हें क्यों हटाया गया था? कुछ परसेप्शन थी कि करप्शन की वजह से हटाया गया और कुछ ये भी थी कि अद्वियात की कीमतें जो हैं वो नहीं कंट्रोल कर सके थे, इस वजह से हटाया गया। फैक्ट क्या है, क्यों हटाया गया? जो मुझे पता है वो ये है कि नैब ने इस सिलसिले में एक इंक्वायरी शुरू की हुई है। ऑडिटर जनरल ने भी अभी ड्राफ्ट में एक इंक्वायरी की है। हमें इनकी रिपोर्टों का इंतजार करना चाहिए। ये क्या कहेंगी इस पे मलिका बुहारी साहबा? साल हो गया इस मामले को, इसकी तहकीकात नहीं हुई, दूसरा स्कैंडल सर उठा रहा है और इसकी तहकीकात भी शहजाद अकबर साहब को देने के बजाय FIA को या किसी तहकीकाती इदारे को दे देते तो ज़्यादा बेहतर शफाफियत आती इस मामले में। देखिए समर, पहली बात तो ये कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिला तफरीक एहतसाब में यकीन रखते हैं और यही हमारी पार्टी का बयानिया है, ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। हमने अमलन तौर पर चाहे साल हो गया आमिर कियानी साहब को वजारत से हटाए हुए, वो रिपोर्ट कहाँ है तहकीकात? हमने अमलन तौर पर पाकिस्तान की आवाम को जी दिखाया है कि हम एहतसाब में यकीन रखते हैं और अपनी पार्टी से हमने एहतसाब किया इस शुगर इंक्वायरी के इशू के ऊपर। जहाँ तक आप इस ड्रग्स की इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, मेरे सामने इस इशू के हकायक नहीं है तो मैं इसमें डिटेल में इसके ऊपर बात नहीं कर सकूँगी। ठीक है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको एग्जेम्पशन हासिल होती है और लेकिन एग्जेम्पशन की आड़ में 450 से ज़ायद मंगवा ली गई। कमेंट कीजिएगा, ये लग रहा है आपको तहकीकात होंगी शफाफ? आजम साहब ने क्लैरिटी कह दिया है। ठीक है,
देखिए वज़ीर आज़म साहब ने क्लैरिटी से ये कह दिया है और शहजाद अकबर साहब जो मिनिस्टर उनके पास इंटीरियर का चार्ज है चले ठीक है के अंदर आता है तो ओके मलिका बहुत साहब आपका जवाब आ गया मिनिस्टर है इसकी इंक्वायरी करने के लिए इंशाल्लाह जो भी हकायक है वो आवाम के सामने कौन सी तहकीकात कौन सी रिपोर्ट सामने आई है, ये सिर्फ विच हंटिंग हो रही है, दूसरी जमातों के लोगों को पॉलिटिकल पार्टी ऑटा चीनी की रिपोर्ट आ गई है सामने गवर्नमेंट में जो आवाम के आईपीपीएस की आ रही है, कर्जा कमीशन की आ रही है, नाज बलोच साहब जिनकी तारीख तो रकम हो रही है, सरदारी के घर जाती है, उसके अगर उसका नाम ले तो उसको सियासी इंतकाम कहा जाता है। चलिए अमेरिका बहुत ज्यादा सुन लें उनको जी इसी तरह आवाम शहजाद अकबर को देखते हैं, पता नहीं कहां से ये कौन लोग हैं, ये अच्छी बात है ना, ठीक है एहतसाब की बात कर रही है, माइजा मीर साहब करते हैं ये रोज आपकी पार्टी ठीक है आप दोनों का जवाब आ गया। माइजा मीर साहब आपको लग रहा है कि शफाफ तहकीकात हो सकेंगी, चूंकि पहले भी अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात अभी तक नहीं हो सकी जी माइजा मीर साहब? ओके जी देखिए आप नाज बलोच साहबा को खत्म कर लेंगे फिर मैं बात उनकी बात होगी मुकम्मल, आप बात करें। अच्छा उन्होंने कंप्लीट कर लिया। मैं ये कहना चाह रही हूँ देखिए इन्होंने पहले आटा चीनी स्कैंडल में आपके वुज़रा इन्वॉल्व थे, उनको कहाँ निकाला गया, कॉन्फ्लिक्ट तो हो रही है ना उसकी, होता है ना अब काबीना के अंदर तो फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी, उनकी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर सकते ना 2 हफ्ते बाद, तो फिर आपने रिपोर्ट फिर उनकी रिपोर्ट भी डिले हो गई। अब आप मुझे ये बता 2 हफ्ते चाहे 3 हफ्ते अब 4 हफ्ते कर लें, अब कोरोना की आड़ में अद्वियात का इतना बड़ा स्कैंडल आ गया, उसको भी प्रोब नहीं किया जा रहा, उसको भी डिले किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि हम तरीके इंसाफ हैं, आप कहाँ पे इंसाफ कर रहे हैं? आप मालम जब्बा में इंसाफ कर रहे हैं, आप फॉरेन फंडिंग में इंसाफ कर रहे हैं, आप बीआरटी में इंसाफ कर रहे हैं, आपका तो इंसाफ का तकाजा ही डिफरेंट है। आप तो आपको लग रहा है कि नहीं होगी तहकीकात जो है वो इंतकामी कार्रवाई करे और ऑपोजिशन को चुप करा दे। मैंने मलिका साहिबा का एक और भी बात का जवाब देना है, ये आप बार बार कह रहे थे कि जी हुकूमत और ऑपोजिशन लड़ रही है, ऑपोजिशन कहाँ लड़ रही है? ऑपोजिशन तो सिर्फ तनकीद बराए असलाह करना चाह रही है, तनकीद बराए तनकीद हो रही, क्योंकि ये जमहूरियत में बिलीव नहीं करते। बहुत शुक्रिया आप तीनों पार्टिसिपेंट्स आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन आज के शो में इतना ही। पॉलिटिकल लीडरशिप को एक दूसरे के साथ लड़ने के बजाय मिलकर कोरोना से ही लड़ना चाहिए, यही मैसेज आज के प्रोग्राम से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।